हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था कि वर्क डन क्या होता है, कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो अगर हम वर्क डन की डेफिनेशन के बारे में देखें तो हमें मिलेगा वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डज मीन कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना है फोर्स का। ठीक है, भले ही आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन आप लोगों का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट हो रहा लग रहा होगा उसका प्रोडक्ट और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस की फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो दो टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वन इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड अनदर वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस इज सेड टू बी अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट द फोर्स in moving a body is only depend on initial and the final position of the body and not on the nature of the path followed by it. What does it mean कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होगा अगर कोई फोर्स काम कर रहा है किसी बॉडी पर, हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी पर कुछ काम हो रहा है, या तो उस फोर्स के अगेंस्ट होगा या वो फोर्स काम करेगा। तो अगर वो काम आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा सिर्फ, ना कि पाथ पर। ठीक है, आप बॉडी कहाँ से कहाँ मूव करी, कैसे मूव करी, किस पाथ को उसने फॉलो किया, इन चीज़ों किस पाथ को फॉलो कर रही है, इन चीज़ों पर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है आपका वर्क डन, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि सपोज करो आप किसी बॉडी को, कोई एक बॉडी यहाँ पर है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है आपका, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये यहाँ से यहाँ तक गई इस पाथ को फॉलो करके। ठीक है, मैंने इस पर कुछ फोर्स लगाया, अप्लाई करा होगा, तो ये यहाँ से बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली गई। ठीक, तब मैंने कुछ काम किया इस पर, जो मैंने फोर्स अप्लाई करा तो मैंने कुछ काम किया होगा तभी ये यहाँ पर पहुँची है बॉडी। ठीक, अभी जो मेरा वर्क डन है वो मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो सिर्फ क्या है, आपका इस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस पाथ को फॉलो करके जाता हूँ, तो ये पाथ अलग है, इसमें मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरा वर्क डन है अभी भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी पाथ को फॉलो करूँ मैं, ठीक है, आपका वर्क डन जो है वो सेम आ रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कूलम फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे, सपोज देखो एज वी ऑल नो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट ऑलवेज अप्लाई इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो ये हमारी अर्थ है, तो ये इस बॉडी पर हमेशा नीचे की साइड क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा हो जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पढ़ा हुआ हमने पहले भी और हम इस 11th क्लास में बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। नाउ ये जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब ये जो मैं एक बॉडी है जो यहाँ पर है, सपोज करो वो h हाइट पर है और वो नीचे आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, क्यों आई है, ये यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई गिरना, आप किसी बॉडी, ये यहाँ पर अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये इसको मूव कौन करा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ये फोर्स इस पर कुछ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, अब इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना काम किया, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। मैं यहाँ से घुमाकर इसको ऐसे इस पॉइंट पर लेके आऊँ या ऐसे इस पॉइंट पर लेके आऊँ,
तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर में, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा कंसेप्ट है सिंपल, तो वो इस और इस पॉइंट पर डिपेंड करती है, वो होती है mgh। ठीक, तो क्या पाथ फॉलो करके आ रहा है ये, ठीक है, क्या पाथ फॉलो करके आ रहा है, इस चीज़ पर इसका वर्क डन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे जो फोर्सेस हैं उनको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? सिंपल है, इसका अपोजिट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें सिंपल जो आप लोगों का जो वर्क डन होता है वो आपकी जो है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके जो पाथ हम कवर करते हैं। ठीक है, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी and not on the initial and the final position, then the force is said to be conservative, sorry non-conservative, it is non-conservative force। now जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि आप मूव कर रहे हैं, आप लोगों ने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है आप लोगों का कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी एक लिमिट होती है। ठीक, आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहता है। ठीक है, आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा लगेगा। एक उसकी लिमिट है, उसके बाद वो लगना बंद हो जाता है, देन वो बॉडी मूव करना लग जाती है जब हम उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बॉडी आप लोगों की, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये मूव करेगी, बट मूव करेगी अगर मैं इसे एक सर्टेन वैल्यू का फोर्स देता हूँ या उससे ज़्यादा वैल्यू का फोर्स देता हूँ तब ये मूव करना स्टार्ट करिए। सपोज इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है अपोजिट डायरेक्शन में वो है 10 न्यूटन, और मैं इसको 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 8 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। अब मैं इसको बढ़ाकर 9 न्यूटन कर देता हूँ तो इसमें 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और 10 का कर देता हूँ तो 10 न्यूटन लगेगा। अभी जो मेरा फोर्स है वो जस्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ अगर मैं अब 10 न्यूटन से 11 न्यूटन फोर्स दे देता हूँ इसको, तो ये 1 न्यूटन से मूव करने लग जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन क्या लग रहा है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट है कि वो 10 न्यूटन से ज़्यादा इस बॉडी के लिए नहीं बढ़ सकता, तो इट इज़ द लिमिट। नाउ अब जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँगा और इसमें इसे मूव कराऊंगा किसी भी मतलब किसी भी रास्ते पे मूव करेगा, ठीक है, किसी भी सरफेस पे मूव करेगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब कहीं पर वो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, कहीं पर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है डिपेंड करता है सरफेस जो होता है, दो कॉन्टैक्ट में जो सरफेस होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो डिपेंड करेगा उनके सरफेस पे। कहीं पर सरफेस स्लिपरी होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा रफ होगा, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होगा और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, कहीं पर बहुत स्लिपरी सरफेस होगा आप लोगों का, स्मूथ सरफेस होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जो वर्क डन मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इसके ये जो फोर्स लगा रहा हूँ ये अब इसको कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। नाउ ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस है इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है सरफेस के अकॉर्डिंग, तो यानी ये पाथ पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब पाथ पे डिपेंड करता है, जो एक काम करेगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा? इसके पाथ पर डिपेंड करेगा, ना कि इनिशियल फाइनल पोजीशन पर। तो जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा काम किया जाता है वो कैसा होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स को? कैसा फोर्स बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एंड वी कैन easily understand this. Now another one example is what we can say, it is also a type of the friction force. We can take another example of air resistance. कहीं पर एयर की जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। तो कहीं पर एयर जो है वो आप किसी बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है
एक हाइट से, ठीक है, या एयर में कोई भी हमारा जो कोई भी बॉडी मूव करे, जैसे एरोप्लेन हो गया, बर्ड्स हो गई, जब ये मूव करती हैं, फ्लाई करती हैं, तो इन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या लगता है, एयर रेसिस्टेंस लगता है। तो क्योंकि एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो जो एयर रेसिस्टेंस है वो भी क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उसके द्वारा जो काम किया जाता है वो भी क्या है, पार्ट डिपेंड होता है, ना कि इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नाउ वी विल कम टू द पावर। व्हाट इज पावर? पावर, it's a very simple concept. We can relate it with our daily life. जैसे कि हम पावर किसी बोले कि किसी भी बंदा या कोई भी मशीन है उसमें कितनी पावर है, तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना फास्ट काम कर सकता है या कितना स्लो काम कर सकता है। तो सपोज करो एक हाई पावर आपकी बाइक है या कार है, ठीक है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा मतलब भारी काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो एक बहुत कमज़ोर इंसान है या एक बहुत हेल्दी बंदा है, तो कमज़ोर इंसान ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकता, वो उसकी पावर है। तो ऐसा ही कुछ होता है मशीन में, फिज़िक्स में सेम कंसेप्ट है, हम इजीली समझ सकते हैं। पावर ऑफ अ मशीन इज डिफाइंड एज अ टाइम ऑफ वर्क डन बाय इट। पावर ऑफ अ मशीन इज डिफाइंड एज द time rate, sorry, I have missed the one word here, so write it here. Time rate of work done. Power of a machine is defined as a time rate of work done by it. क्या मीनिंग हुआ इसका? और we can easily say that power of a machine can be defined as the rate of doing work by it. Rate of doing work by it. ठीक, सिंपल। टाइम रेट में ना, मतलब टाइम से बस ये पता लग रहा है कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डज इट मीन, कि कोई भी बॉडी, कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस आपके पास, या कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, कोई भी आपके पास ये बंदा हो गया, बॉडी बिल्डर हो गया, या एक नॉर्मल मजदूर हो गया, या फिर आपके एक मशीन हो गई, ठीक है, हमारे मोटर्स वगैरह हो गई, हमारे हम जो घर में यूज़ करते हैं, तो अलग अलग सबकी अलग अलग पावर्स होती हैं, ठीक है। तो यानी इस पावर का मीनिंग है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो डिवाइस है हमारे पास, वो जो बॉडी है, वो कितनी देर में, एक सेकंड में कितना काम कर सकती है, ठीक है। या एक और बात कर सकते हैं हम कि या वो कितना, सॉरी, एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है। जैसे कि आप हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ये 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, या फिर ये 50 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है। वो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो बल्ब है उसको ग्लो करने के लिए, अगर वो 50 वाट का बल्ब है तो 50 जूल एनर्जी यूज़ करेगा वो एक सेकंड में, तो वो उसकी पावर हुई, ठीक है। उसको ग्लो करने के इतना ही वो काम करेगा। तो पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से कोई बॉडी काम कर सकती है। नाउ पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि आपने सपोज करो हमने एक लंबे समय में बहुत सारा काम किया और हम ये निकालना चाह रहे हैं कि उस बॉडी ने कितना काम किया है, ठीक है, कितना काम, सॉरी, ये तो हमें पता है कि उसने कितना काम किया, बट ये निकालना चाह रहे हैं उस बॉडी की पावर क्या है। तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। सपोज आप कोई बॉडी ने 5 सेकंड में 100 जूल वर्क किया, 5 सेकंड में 100 जूल वर्क किया, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे 100, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे हम अपना 5 सेकंड्स। तो हमें पता लग जाएगा 100/5 इज इक्वल्स टू 20 वाट। 20 वाट उस बॉडी की क्या है, पावर है, ठीक है। नाउ जो ये वर्ड जो है, ये पावर की ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो अगर सपोज करें हमसे कोई पूछे कि 1 वाट क्या होता है, ठीक है, तो 1 वाट सिंपल क्या होता है आपका, 1 वाट इज when a body does 1 joule of work in 1 second, then we say the power of the body is 1 watt. Okay, now
और वी कैन से व्हेन अ बॉडी कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड देन वी से द पावर ऑफ द डिवाइस इज 1 वाट। ठीक है। और अगर सपोज करो हम ये बोलें कि किसी बॉडी कोई भी डिवाइस है, अब हमारे घरों में मैंने आपका लाइट का एग्जांपल दिया, फ़ैन होते हैं हमारे, इनकी जो पावर होती है नियरली 60 वाट के आसपास, 50 वाट या 70 वाट के आसपास होती है, डिपेंड्स टाइप ऑफ द फैन यू आर यूजिंग। सो ये जो बल्ब यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, या फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, अब फ़ैन की पावर क्या है, लेट्स से 60 वाट। व्हाट डज इट मीन कि वो जो है पावर फैन जो है 1 सेकंड में 60 जूल एनर्जी यूज़ करेगा रन करने के लिए। अगर उसको 1 सेकंड रन करना है तो वो 60 जूल एनर्जी चाहिए, उसको 60 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तब वो रन करेगा। ठीक है। तो अगर उसे 1 मिनट रन करना है तो कितना पावर यूज़ कितनी एनर्जी चाहिए उसको, तो 16 × 60, ठीक है, दैट इज़ 3600 जूल। तो यानी 1 मिनट रन करने के लिए उसको 3600 जूल चाहिए। ठीक है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द फैन। नाउ पावर की अगर यूनिट होती है दैट इज़ हॉर्स पावर, HP। यू माइट हैव लर्न अबाउट इट और यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। 1 HP जो होता है आपका 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, वाट 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP इज इक्वल्स टू द 746 वाट। ठीक। नाउ डायमेंशन क्या होती है पावर की? पावर की डायमेंशन होती है आपकी, पावर का फॉर्मूला आता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। और जो वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो होता है ml स्क्वायर t-2 अपॉन डिवाइड बाई t। तो द डायमेंशन बन जाएगी आपकी ml स्क्वायर t-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द पावर। नाउ जो पावर है, पावर ये मैंने आपको बता दिया, पावर ऑफ अ बॉडी टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट वन बॉडी कैन डू वर्क और हाउ फास्ट इट कंज्यूम एनर्जी। क्या मीनिंग हुआ इसका कि पावर जो है, एक बॉडी की जो पावर है वो हमें ये बताती है कि वो बॉडी कितना जल्दी काम करती है या कितना जल्दी वो एनर्जी, कितनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करती है, कितना जल्दी वो एनर्जी कंज्यूम करती है। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे इसके बाद कि पावर और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है। तो पावर को हम लिख सकते हैं dW, दैट इज़ द वर्क डन। ठीक है, dW अपॉन dt। नाउ अगर मैं dW को लिखूँ तो F.ds लिखा जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ आवर, एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ F.ds डिवाइडेड बाई dt। तो F.ds डिवाइडेड बाई dt, नाउ वी कैन सी इजिली ds अपॉन dt इज v, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी, है ना। नाउ दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन ds अपॉन dt इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डज इट मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन दैट किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, किसी बॉडी की किसी उस इंस्टेंट की वेलोसिटी कितनी है, तो वो उसकी वेलोसिटी है। सपोज करो आप यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने एवरेज निकाला कि आप A पॉइंट से B पॉइंट में जाने के लिए आपने सपोज 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड यू कवर दिस डिस्टेंस इन 3 आवर्स। ठीक है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया इन 3 आवर्स। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, आपकी वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालेंगे? हम एवरेज निकालें, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 120 डिवाइडेड बाय द 3, यू विल गेट द आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ ये जो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये आपको सिर्फ इतना बता रही है कि आपको एवरेज स्पीड इतनी रही होगी कि आपने एवरेज जो है एट एन एवरेज रेट यू हैव कवर्ड 40 किलोमीटर इन 1 आवर। बट इट डजंट मीन कि आपने 1 घंटे में 40 ही किलोमीटर कवर करा होगा। नहीं, आप हो सकता है आपने पहले घंटे में 20 किलोमीटर ही कवर करा हो या 60 किलोमीटर कवर करा हो, बाद में आपने स्पीड बढ़ा दी हो या घटा दी हो अपनी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट टेल यू एट व्हाट इंस्टेंट व्हाट वुड बी योर स्पीड, कि किस इंस्टेंट पर आपकी, कि आपको सपोज करो आपने 4 बजे ट्रैवल करना स्टार्ट करा और आप 7 बजे किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि आपका 5:30 पर कितनी वेलोसिटी रही होगी। तो
जो उस किसी एक इंस्टेंट पर हम बताएंगे कि 5/30 मिनट पर आपकी कितनी वेलोसिटी रहेगी, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वो है, मतलब यू हैव लर्न इट इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक, ये हम मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं पहले। नाउ ये जो डी एस आपका, इट इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नाउ वी इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नाउ पी इज़ द, तो हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी। इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर इट, इट्स अ नंबर, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है, वेयर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ये मैंने आपको डिस्कस कराया कि अगर हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको एक नंबर मिलकर आता है, एक स्केलर मिलता है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपको एक वेक्टर मिलता है, अनदर वेक्टर, यू विल गेट अनदर वेक्टर। नाउ ये जो आपका अभी हमने पढ़ा है पावर के बारे में, इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। देन वी विल डिस्कस अबाउट द conservation of the energy, and maybe if it is in your syllabus, the conservation of momentum. So thank you so much for this video, meet you in the next video.